नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में इसी वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक संभावनाओं पर। एक संभावना ये बन रही है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने अभियान को आरजेडी के अभियान से अलग कर रही है। आपने देखा कि राहुल गांधी के 4 दौरे बिहार में हो चुके हैं, 5वां दौरा भी नालंदा में 6 जून को प्रस्तावित है। लेकिन राहुल गांधी के जितने भी दौरे हुए हैं उसमें अब तक राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की कोई भूमिका नहीं रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी एकला चलो की रणनीति अपना रही है। तो आज ये का सवाल हमारा ये है कि क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को अपने जो बचे हुए गठबंधन के सहयोगी है, विशेष रूप से मैं एक संभावना की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव मतलब आरजेडी, मुकेश सहनी और सीपीआईएमएल, मात्र ये 3 दलों का गठबंधन क्या बिहार में चुनाव जीत नहीं सकता है? मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं आपसे, और आप भी अपना विचार निश्चित रूप से, मेरा आग्रह होगा कि कमेंट बॉक्स में अपना विचार निश्चित रूप से लिखें, जिससे कि हम एक स्वस्थ राजनीतिक विमर्श को खड़ा कर सके। देखिए, होता क्या है कि राजनीति में मूल भाव की एक सीमा होनी चाहिए। कभी भी जो बार्गेनिंग है ना, वो ब्लैकमेलिंग में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार्गेन करना मतलब मोल भाव करना होता है, लेकिन ब्लैकमेल करना ये नकारात्मक होता है। आप देखेंगे न केवल महागठबंधन में बल्कि एनडीए में भी मोल भाव और ब्लैकमेल दोनों चीज चलता रहता है। अगर सबसे ज्यादा अगर कहा जा सकता है अगर इस मामले में, तो नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार एक तरह से ब्लैकमेलर के रूप में आप देख सकते हैं उनको, कि अगर जब उनका हित राजद के साथ रहने पे सत्ता है तो चले जाते हैं, और फिर जाते ही अपनी शर्तों पर आरजेडी को झुकाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जब बीजेपी के साथ होते हैं तो आते समय तो स्वागत है, सब तरह से हर तरीके से पूरा उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जब साथ में आ जाते हैं तो फिर बीजेपी को ही एक तरह से ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं, बीजेपी की ताकत पर ही अपना विस्तार करना चाहते हैं। वैसे ही जब आरजेडी के साथ होते हैं तो आरजेडी की ताकत पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान कि नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस पार्टी की ताकत पर ही बिहार की राजनीति में अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहते थे, जो लालू यादव ने होने नहीं दिया। लालू यादव ने पटना की बैठक में ही राहुल गांधी को दूल्हा बताकर नीतीश कुमार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। खैर, ये इतिहास की बात है, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। तो एक संभावना ऐसी बनती है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी और सीपीआईएमएल का तालमेल हो, कांग्रेस अलग चुनाव लड़े और उसका मुकाबला, ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए अगर, तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला आरजेडी को फायदा पहुंचाएगा? मेरा मानना है हाँ। क्यों? ये बात मैं समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। मैं कोई ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा तिस्मार खा हूं। कई लोग हैं जो दोनों पक्ष से, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो नाम नहीं जानता क्या भाई, क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैंने भी सुना गोदी मीडिया तो आपको बता दिया। खैर, जो भी हो, दोनों पक्ष, मीडिया लगभग 99% कह सकते हैं आपकी 2 भागों में बटी हुई है। एक भाग हर कमी के बावजूद मोदी का जाप करेगा, दूसरा हर अच्छाइयों के बावजूद मोदी को गाली देगा। तो इसीलिए मैं उस लफड़े में नहीं पड़ता। राजनीतिक विश्लेषक का काम है कि जनता को हर राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। हर खेमे के अंदर गुण और अवगुण दोनों हैं, उन दोषों की चर्चा करना मीडिया का काम होता है, राजनीतिक विश्लेषक का काम होता है। और मेरी कोशिश यही होती है, गलती हमसे भी हो सकती है, क्योंकि मेरा अपना भी व्यक्तिगत कुछ होगा, व्यक्तिगत मत होगा, वो कभी कभी भारी पड़ सकता है, लेकिन प्रयास यही होता है कि हम जब एक, जिस प्रकार से कोर्ट्स अदालत में जज केवल सबूत के आधार पर फैसला करता है, वैसे ही मैं चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से कि केवल तथ्य के आधार पर बातें आपके समक्ष रखूं, चाहे वो किसी के पक्ष में हो, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे वो अच्छा लगे, ये आप तय कीजिएगा। अगर बुरा भी लगता है तो सभ्य भाषा में आप अपना कमेंट, अपना जो मत है वो कमेंट बॉक्स में रखिए, खुशी होगी।
केवल भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र थेथराई से नहीं चलता, लोकतंत्र तथ्य से चलता है, लोकतंत्र तर्क से चलता है। केवल हम किसी को गाली देने के लिए आपके सामने आकर आपसे भी 10 और गाली उस व्यक्ति के बारे में कहने को कहें या खुद को गाली सुनने की तैयारी करके बैठे, ये पत्रकारिता नहीं होती, मेरा मानना ऐसा है। खैर, आज हम आते हैं मुद्दे पर कि हम क्या क्या तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और CPI-ML का अलायंस बिहार में विनिंग कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना हाँ है। क्यों, मैं बताऊं। जैसे तेजस्वी यादव के पास इन वर्स्ट केस सबसे बुरी स्थिति अगर होगी तो 14% यादव जाति का वोट है। इस बात में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो तेजस्वी यादव के साथ 14% वोट गारंटेड हैं ही हैं यादव के, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई विधानसभा सीटों में यादव वोट तेजस्वी यादव को इसलिए नहीं मिलता कि आरजेडी या वहां से उम्मीदवार नहीं देती। जहां पर आरजेडी के सहयोगी विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML के उम्मीदवार होते हैं, तो वहां पर आरजेडी के जो यादव वोटर हैं उनको वोट देना उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है, फर्स्ट चॉइस नहीं बनता। कहीं मजबूरी में देते होंगे, स्वेच्छा से नहीं देते, क्योंकि आज भी बिहार का जो त्रिवेणी जातियां हैं, यादव, कुशवाहा और कुर्मी, अपने आप को कांग्रेस की राजनीति के साथ कंफर्टेबल नहीं पाता। वो आज़ादी के बाद का ही लगातार का इतिहास रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार शुरुआत के दिनों में प्रारंभ के 5 मुख्यमंत्री लगातार बिहार में बनाए और वो 5 के 5 सवर्ण समाज से बनाए, उसकी प्रतिक्रिया हुई बिहार में। उसी की प्रतिक्रिया में लगभग त्रिवेणी संघ का निर्माण हुआ और जो यादव, कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग लगभग कह सकते हैं कि आप उनका जो रुचि है, जो इच्छा है, वो कांग्रेस से मेल नहीं खाता। ये राजनीतिक इतिहास रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि यादव जाति के लोग कांग्रेस को वोट इच्छा से नहीं देते, कहीं देते हैं तो केवल इसलिए कि उसका अलायंस आरजेडी के साथ होता है। नंबर 1 तो यादव जाति का वोट आ जाएगा अगर कांग्रेस साथ में नहीं होती है। अधिक से अधिक सीटों पर आरजेडी खुद लड़ेगी। तो अगर मुकेश सहनी और CPI-ML के साथ अगर चुनाव लड़ती है अगर आरजेडी, तो मान के चलिए कि लगभग 180 से 85 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। मतलब लगभग 75% सीट जो है, मिनिमम 75 से 80% सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार होगा। तो ये विकल्पहीनता खत्म हो जाएगी यादव समाज के सामने से। दूसरा, मुकेश सहनी के पास लगभग 5% वोट, तो 14-5 19% वोट हो गया। उसके बाद अगर CPI-ML का भी, और CPI-ML के साथ जोड़ लीजिए आप जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, जो एंटी हिंदुत्व राजनीति के विरोध करने वाले लोग हैं, जो प्लस उसके अलावे जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर वोट्स होते हैं, वो सब मिलाकर भी 5% आप जोड़ लीजिए, लगभग 25% का वोट हो जाता है ये। इसके अलावे क्या होता है, विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि उम्मीदवार का भी वोट ज़्यादा होता है। लोकसभा चुनाव में प्रायः मतदान होता है केंद्र की राजनीति का जो परिस्थिति होती है उसके आधार पर, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर होता है। जैसे लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जब चुनाव लड़ती है लोकसभा का, तो चूंकि यादव समाज के लोगों को पता होता है कि कोई यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है, नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से हो रहा है, तो वहां पर यादव समाज के बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है कि यार प्रधानमंत्री के रूप में तो राहुल गांधी के बदले नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर उम्मीदवार है। तो इसीलिए वैसी स्थिति में लोग कई जगह यादव समाज के लोग आरजेडी को भी वोट नहीं देते, क्योंकि तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, लालू यादव तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। तो ये सोच जो होती है ना, तो ये सोच प्रिवेल करता है, जिस कारण से तेजस्वी यादव, आरजेडी यादव समाज के लोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर देते हैं, और लेकिन विधानसभा चुनाव में वो पूरे के पूरे होते हैं। तो 14-10-24% वोट ये हो गया। इसके अलावे आप देखिए उम्मीदवार के अनुसार 5% वोट तो आप मानेंगे उसका, 24-5 29% हो गया। इसके अलावे जो बड़ा फैक्टर है, जो लगभग 10% वोट बनता है, वो कौन वोट है आप गौर करेंगे तो लगभग वो वोट एंटी मुस्लिम वोट है। वो एंटी मुस्लिम वोट है। उसको समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप देखिए, चलिए ये सीमांचल के क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में यादव जाति के लोग भी आरजेडी को वोट नहीं देते, वहां बीजेपी को वोट देते हैं।
क्यों? इसलिए कि वहां पर मुकाबला किससे होता है? मुकाबला मुसलमानों से होता है, मुस्लिम उम्मीदवार से होता है। आरजेडी का भी प्राय उम्मीदवार मुसलमान होता है। तो अगर वो मुस्लिम वोट बैंक, अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे करके प्रशांत किशोर या ओवैसी जैसा फैक्टर से मुसलमान अगर आरजेडी को वोट नहीं देता, तो आरजेडी के खिलाफ जो पोलराइजेशन होता है गैर यादव पिछड़ा समाज के अंदर, अभी क्या होता है कि मान लिया जाता है कि आरजेडी मतलब एम वाई की पार्टी, केवल वाई की पार्टी नहीं, एम और वाई की पार्टी। एम पहले आता है और बीजेपी इस बात को प्रचारित करती है कि आरजेडी सत्ता में आएगी तो मुसलमानों का महत्व बढ़ जाएगा, मुसलमान समर्थक है आरजेडी। तो वो फैक्टर जो है वो काम नहीं करेगा, वो आरोप आरजेडी पर चस्पा नहीं होगा कि आरजेडी मुस्लिम समर्थक पॉलिटिकल पार्टी है। इसका लाभ क्या होगा आरजेडी को कि गैर यादव पिछड़ा समाज जो है, जो आरजेडी से दूरी इसलिए बना लेता है कि आरजेडी मुसलमान समर्थक है। लालू यादव टोपी पहन लेते हैं, तेजस्वी यादव टोपी पहन लेते हैं, गमछी ओढ़ लेते हैं, तो 10% मिनिमम मैं बता रहा हूं, लगभग गैर यादव पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज का वोट आरजेडी में गारंटेड प्लस करेगा और यह वोट लगभग 40% का होगा। और त्रिकोणीय मुकाबला में, अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगुलर होता है, तो 40% वोट्स पर आप गारंटी मानकर चलिए कि 40% वोट पर बिहार में सरकार बहुमत की बनेगी। आरजेडी की पिछली बार भी अगर देखिए कि सत्ता में आते आते रह गई, तो उसका एकमात्र कारण था कि हर विधानसभा सीट पर माई के खिलाफ पोलराइजेशन हो गया अन्य जातियों का। तो माई के खिलाफ जो ध्रुवीकरण होता है उसमें यादव समाज से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, और उस ध्रुवीकरण से आरजेडी बच जाएगी अगर आरजेडी मात्र 3 पार्टियों का गठबंधन के साथ चुनाव में जाती है, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और सीपीआईएमएल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।